हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जहां पर हम लोग गेट लाइफ साइंसेस एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज कर रहे थे। तो इसी की कंटिन्यूशन में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिया है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस यूनिट को देख सकें कि गेट। तो ये गेट लाइफ साइंसेस माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है, जहाँ पर हम लोगों ने ये मार्क किया हुआ जो है येलो से, वो ऑलरेडी कवर कर दिया हम लोगों ने। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने माइक्रोबियल ग्रोथ पर वीडियो बनाया हुआ है। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक में, जिसमें इफेक्ट ऑफ फिजिकल केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सर्टेन टर्म्स को समझते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ स्टेरिलाइजेशन से ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर पैथोजेनिक, विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स या वायरस। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ killing all form of microbial life in or given object or preparation। तो यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सबको हम लोग किल कर सके, कोई भी ऑब्जेक्ट पर हो या प्रिपरेशन में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन या तो कंप्लीट हो सकता है या फिर नॉन स्टेराइल हो सकता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रिमूवल फ्रॉम द बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं तो जो कि कंटामिनेटेड होंगे या नॉन स्टेराइल होगा। इन दोनों के बीच का सेमी स्टेराइल वगैरह कंडीशन कभी भी नहीं होता। तो माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड में सिर्फ दो वर्ड को यूज़ करेंगे, या तो स्टेराइल या तो नॉन स्टेराइल। तो यहाँ पर एंटीसेप्टिक एक है, जिस एजेंट को यूज़ करके हम लोग स्टेरिलाइजेशन गेन कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट इज एंटीसेप्टिक? ए सब्सटेंस दैट अरेस्ट सेप्सिस, दैट इज प्रिवेंट ऑफ ग्रोथ और एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इनिबिट कर सकते हैं बाय इनिबिटिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये ह्यूमन बॉडी पर अप्लाई हो सकता है। तो एंटीसेप्टिक किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है? एजेंट दैट किल्स ओनली बैक्टीरिया। यहाँ पर एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन इंक्लूड फंजाई, प्रोटिस्टेंस, ये भी होंगे, लेकिन बैक्टीरियोसाइडल में सिर्फ बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया स्टैटिक होता है कि उनके ग्रोथ को इनिबिट करे, किल नहीं करे, इनिबिट करे। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। डिसइंफेक्शन, तो डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस टू रिमूव इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट बाय किलिंग देयर पोर्स। तो स्पोर्स हो सकता है कि रहे, लेकिन उनमें अब बैक्टीरिया बहुत कॉमनली स्पोर्स फॉर्म करता है, तो स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा और फिर से वहाँ पे इन्फेक्शन या बैक्टीरियल पैथोजेंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर डिसइंफेक्शन में हम लोग सारे लाइव सेल्स को किल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जर्मिसाइड्स, ए सब्सटेंस दैट किल डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स। तो ये डिसइंफेक्शन और जर्मिसाइड्स सिनोनिम्स हैं। यहाँ पर ये लाइव सेल्स को हम लोग किल कर सकते हैं बट स्पोर को किल नहीं कर सकते। लेकिन डिसइंफेक्टेंट में एक मेजर डिफरेंस है जो जर्मिसाइड से अलग है, कि यहाँ पर डिसइंफेक्टेड इन और एनिमेट ऑब्जेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉन लिविंग। जैसे ह्यूमन के बॉडी पर अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम लोग जर्मिसाइडल यूज़ करेंगे, ना कि डिसइंफेक्शन टर्म। डिसइंफेक्टेंट इस टेबल को क्लीन करने के लिए, लैपटॉप को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं इन एनिमेट, जिनमें लिविंग लाइफ नहीं है उनको बोलते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। ओके, अब आ रहे हैं स्टेरिलिटी, एब्सेंस ऑफ वायबल ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन। वायबल लाइव एंड ग्रोइंग बैक्टीरिया प्लस स्पोर इज नॉन एज वायबल। और वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है सिर्फ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना है इसके रिस्पेक्ट में स्टेरिलाइजेशन। अब आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, exponential relationship between number of organism and the extent of treatment is studied from inactivation kinetics of the pure culture of organism exposing to the physical and chemical sterilization। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है, यानी अगर मैं एक तरफ एक्स एक्सिस पर टाइम ऑफ ट्रीटमेंट में लगा दूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर,
और वाई एक्सिस पे मैं परसेंटेज सर्वाइवल लगा दूँ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये ग्राफ इस तरह का होगा। जितना ज़्यादा हम लोग ट्रीटमेंट देंगे किसी भी डिसइंफेक्टेंट का, उतना परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल लेस होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, बट दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसी तरीके से सर्वाइवल कर्व कर सकते हैं। सर्वाइवल कर्व है कि ट्रीटमेंट देने के बाद में कितना परसेंटेज सर्वाइव किया, परसेंटेज सर्वाइवल आफ्टर, और इस तरफ में ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट करने के बाद में भी कितना परसेंट सर्वाइव किया, तो इसका मतलब वो इफेक्टिवनेस शो कर रहा है उस तरह के ट्रीटमेंट का। होप सो ये दोनों ग्राफ समझा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, ये वैल्यू, ये 4 वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना डिफिनेशन, ये यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। डी वैल्यू, जेड वैल्यू एंड एफ वैल्यू। तो डी वैल्यू क्या है, टाइम टेकन फॉर 1 log रिडक्शन इन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर 10 to the power 6 सेल्स है इनिशियली, तो 10 to the power 5 सेल्स आने में यानी 10 टाइम्स डिक्रीज हो गया, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं डी वैल्यू। जेड वैल्यू आते हैं, इट कैलकुलेट्स द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर और डोज ऑफ रेडिएशन स्टेलाइजेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 log रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर टाइम को कंसिडर करते हैं तो डी वैल्यू है, और अगर हम लोग टेम्परेचर को या परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट को कैलकुलेट करते हैं कि 1 log रिडक्शन या 90% रिडक्शन में कितना लगेगा, तो उसको बोलते हैं जेड वैल्यू। अब आते हैं एफ वैल्यू। दिस वैल्यू इज यूज टू कंपेयर द लिथलिटी, दो ट्रीटमेंट के बीच कितना इफेक्टिवनेस है। हो सकता है कि एक अगर केमिकल एजेंट एक्स है और दूसरा केमिकल एजेंट वाई है, तो 10% रिडक्शन के लिए, 1 log रिडक्शन के लिए या 10 टाइम्स रिडक्शन के लिए या 1 log रिडक्शन के लिए हो सकता है इसको चाहिए 10 माइक्रोग्राम पर ml, और इसी को सेम 10 log या 1 log रिडक्शन के लिए ये वैल्यू चाहिए 100 माइक्रोग्राम पर ml। तो अगर ये दोनों को कंपैरिजन करते हो तो इसको बोलते हैं एफ वैल्यू। होप सो ये समझा, डी वैल्यू, जेड वैल्यू एंड एफ वैल्यू। अब आ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ऑल्दो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेथड समझना है, एक समझना है फिजिकल एजेंट और दूसरा हम लोग को समझना है केमिकल एजेंट। लेकिन यहाँ 3 एजेंट दिया हुआ है, एक है मैकेनिकल वे टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फिजिकल मेथड पर यहाँ आएगा हीट, सबसे पहला हीट, और हीट के 2 फॉर्म होते हैं, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में डायरेक्ट हम लोग फ्लेम वगैरह यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं इंसर्नेशन, पहला मेथड, और दूसरा मेथड है ड्राई ओवन, ड्राई ओवन में रखते हैं। मॉइस्ट में यहाँ पर मॉइस्ट वेपर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो स्टीम हो सकता है अंडर प्रेशर या स्टीम विदाउट प्रेशर, तो इसमें बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर और पैस्चराइजेशन आएगा। अब आ रहे हैं कि यहाँ इसके नीचे ये टर्म लिखा हुआ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए स्टेरिलाइजेशन का मतलब है द कंप्लीट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज स्पोर। तो कंप्लीट रिमूवल होगा, कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन का मतलब 100% स्टेरिलाइजेशन, 100% फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन। और डिसइंफेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट को रिमूव किया गया है, वेजिटेटिव। स्पोर कुड बी प्रेजेंट, स्पोर हो सकता है कि प्रेजेंट हो, तो दिस इज नॉट 100% फ्री फ्रॉम पैथोजन, क्योंकि वहाँ पर अगर स्पोर रहता है तो वो फिर से जर्मिनेट कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट अगर टेबल पर, एनिमल में नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं, ह्यूमन के ऊपर नहीं, एनिमल के ऊपर नहीं, टेबल वगैरह पर या टीवी या फ्रिज के ऊपर अगर यूज़ करते हैं इसका, तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। और एंटीसेप्सिस या जर्मिसाइड्स केमिकल मेथड को यूज़ कर रहे हैं, और ये लाइव ऑर्गेनिज्म पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन पूछता है एग्जाम में कि स्टेरिलाइजेशन किससे अचीव हो सकता है। अगर आप हीट यूज़ कर रहे हो फिजिकल एजेंट में हीट, तो हीट में, ड्राई हीट में सिर्फ इंसर्नेशन देगा। इंसर्नेशन क्या आगे देखेंगे। इसको 800 डिग्री टेम्परेचर पर आप किसी को एरोबिक कंडीशन में बर्न कर दें,
तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्नेशन। या किसी चीज़ को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसको डिकम्पोजिशन में यूज़ करते हैं। सॉलिड वेस्ट मटेरियल को पॉल्यूशन, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कंप्लीटली हम लोग इंसर्नेशन करते हैं। तो ये कंप्लीट स्टरलाइजेशन देता है। ड्राई ओवन, ये भी 300 डिग्री तक जा सकता है, इसमें भी स्टरलाइजेशन देते हैं अगर उतना हाई टेम्परेचर तक जाते हैं। मॉइस्ट में अगर आप स्टीम अंडर प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव, आगे देखेंगे, तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन हो सकता है। लेकिन सिर्फ बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर और पैस्चराइजेशन, जिसमें मिल्क को आप हीट कर देते हो 72 डिग्री पर 10 मिनट से 15 मिनट तक के लिए, तो वो है डिसइंफेक्शन। अब आ रहे रेडिएशन। रेडिएशन में दो फॉर्म है, एक है आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे हाई एनर्जी बीम होता है जो कि डीएनए को म्यूटेट कर देता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देगा जहाँ पे फॉल करेगा, तो इसलिए इसको आयनाइजेशन करते हैं, ये आयनाइज कर देता है, आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। नॉन आयनाइजिंग में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करता, इसके अंदर आता है अल्ट्रावायलेट रेज। आयनाइजेशन में आएगा एक्सरे, कैथोड और गामा रे। तो गामा रे वगैरह का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं। सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कोई पैक्ड मटेरियल है उनको स्टेरिलाइज करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं आयनाइजेशन। नॉन आयनाइजिंग अल्ट्रावायलेट रे डिसइंफेक्टेंट किल करता है, ये स्पोर को किल नहीं कर सकता, तो ये डिसइंफेक्टेंट है। और इस तरफ में अब गैसेस एजेंट को आ रहे हैं। गैसेस में पहला यहाँ पर है स्टेरिलाइजेशन हो सकता है और डिसइंफेक्टेंट हो सकता है। केमिकल एजेंट में केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्लोरीन वगैरह हुआ या अल्कलाइटिंग एजेंट्स हो गए कुछ, तो यहाँ पे केमिकल एजेंट के कुछ केमिकल का यूज़ कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। लिक्विड में हो सकता है, गैसेस भी फ्यूम्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे फॉर्मलिन होता है जो गैस फॉर्म करता है। लिक्विड में आयोडीन टिंचर होते हैं, वो यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। तो एनिमल पे यूज़ कर रहे हैं, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्किन को बहुत जल्दा ख़राब करता है, तो ये ज़्यादातर अच्छा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा मैकेनिकल मेथड है जिसमें हम लोग फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं, जिससे बैक्टीरिया फिल्टर कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरसेस को फिल्टर कर सकते हैं। अगर 0.2 माइक्रोन का फिल्टर लगा दें तो यहाँ बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकते हैं। और अगर हम लोग नैनोमीटर पे चले जाएं तो हम लोग वायरस को भी फिल्टर कर सकते हैं, बोथ लिक्विड कल्चर एज वेल एज एयर को भी। जैसे लेमिनार एयर फ्लो होता है, उसमें हेपा पार्टिकल आते हैं, हेपा एयर का स्टेरलाइज एयर आता है, तो वो एयर डिसइंफेक्टेंट की तरफ काम करेगा। वो एयर जो लेमिनार एयर फ्लो में माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट है। इसी तरीके से कुछ मीडिया को लिक्विड मीडिया उसको कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन करना है, तो मैं बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल फिल्टर से पास करा दूंगा, जिसमें वायरस भी फिल्टर आउट हो जाएगा। नैनोमीटर उनके पोर साइज होंगे, तो वो कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन के केस में आ जाएगा। होप सो ये चार्ट समझा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चार्ट को ही समझ लिया तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसके डिटेलिंग। फिजिकल एजेंट और फिजिकल मीन टू डिस्ट्रॉय और रिमूव द कंटामिनेंट। हीट और एलिवेटेड टेम्परेचर, जो कि माइक्रोबिसाइडल हो सकते हैं अगर आप हाई हीट यूज़ कर रहे हैं। लोअर हीट और टेम्परेचर पे ये माइक्रोस्टैटिक है, यानी इसकी ग्रोथ को सिर्फ इनहिबिट करेगा और माइक्रोबिसाइडल में पूरा कंप्लीट किलिंग कर देगा। इस वाले में कंप्लीट किलिंग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ड्राई फ्लेम या ड्राई हीट में फ्लेम और इलेक्ट्रिक कॉइल, ये 160 डिग्री टू सेवरल 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। ये मोस्टली ऑक्सीडाइज कर देंगे सेल को, डिहाइड्रेट कर देंगे, वाटर का लॉस करा देंगे और ये डीएनए और प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे। बट रिक्वायर मोर हीट देन मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट हीट में कम हीट में ही काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ड्राई हीट में मोर हीट चाहिए, आप डीएनए को अगर या प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हैं तब। सर्टेन हीट रेजिस्टेंस भी रहते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे एक यहाँ एंडोस्पोर जो है वो हीट रेजिस्टेंट हो जाता है, खासकर बैसिलस एंथ्रेसिस। ये इस पर बॉइलिंग यहाँ पर ड्राई हीट काम नहीं करेगा। इसको रिक्वायर चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग वाटर, यानी यह मॉइस्ट वाटर से या मॉइस्ट हीट से ही किल हो सकते हैं। इसके अलावा थर्मोफिलिक स्पोर्स कैन ऑल्सो टेक आवर्स। वेजिटेटिव सेल्स जनरली डेथ हो जाती है। अब आ रहे उसके बाद एक टर्म यहाँ पर समझना है कि थर्मल डेथ या
टाइम क्या हो, शॉर्टेस्ट टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डेथ टाइम। कितना टाइम चाहिए जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनकी डेथ हो जाए। अच्छा, अब आ रहे हैं कि हॉट एयर ओवन क्या है। ये इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राई हीट प्रोड्यूस कर सकता। तो ये जनरली पैस्चर ने फर्स्ट टाइम बनाया था इसको, और इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है 50 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनमें थर्मो स्टेट रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं, डबल वॉल्ड होता है, इंसुलेटेड होते हैं। इसका डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम है। ये मोस्टली हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं। ये डबल वॉल स्ट्रक्चर है। दूसरा है डेसिकेशन। डेसिकेशन मेथड है ड्राइनेस, और इट इज़ अ मेथड टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है अगर उनसे मॉइस्चर आप निकाल लेते हो। जैसे ट्रेपोनिमा पैलिडियम, जो कि बेसिकली सिफिलिस कॉज करता है। सिफिलिस सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये वाटर लॉस जैसे ही हुआ इनकी डेथ हो गई। और इसको इस अनदर प्रोसेस है जिसको हम लोग रिमूवल ऑफ वाटर कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफोलाइजेशन। फ्रीज ड्राइंग मेथड is used for rapidly remove the water from the body of the organism under very cold temperature and partial vacuum। तो यहाँ पर ये मेथड यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से वाटर को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं लाइफोलाइजेशन। कुछ मेथड है। अब आ रहे हैं कि मॉइस्ट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये मॉइस्ट हीट के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो मॉइस्ट हीट के लिए मैंने पहले ही बता दिया, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि कितना टेम्परेचर और कितने प्रेशर पे ये करते हैं। तो 121 डिग्री पर 15 LB पर इंच स्क्वायर, ये है प्रेशर और ये है टेम्परेचर। इस वैल्यू को याद रखना है, 15 LB पर इंच स्क्वायर फॉर 121 डिग्री फॉर 15 मिनट। ये भी एटलीस्ट ये 1500 टाइम्स मोर इफेक्टिव, 1500 टाइम्स मोर इफेक्टिव है देन एप्लीकेशन ऑफ ड्राई हीट। ऑटोक्लेव इज यूजुअली ऑपरेटेड बिटवीन 15 to 90 मिनट। ओके, और इसमें क्या हम लोग इजिली कर सकते हैं स्टरलाइज। तो ग्लासवेयर्स, सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स, सॉयल, वाटर, माइक्रोबियल मीडिया सच एस ब्रोथ और आकार। बट क्या नहीं करते, इनमें हम लोग हाइड्रोफिलिक पाउडर्स नहीं कर सकते क्योंकि क्लम्प फॉर्म कर देंगे, और हाइड्रोफोबिक ऑयल वगैरह नहीं करते, लाइव सेल्स को नहीं कर सकते, इन सारे सब। अब आ रहे हैं अनदर, जो ये तो हो गया फिजिकल मेथड में ड्राई वाला, मतलब हीट। और हीट के दो फॉर्म कौन से, ड्राई और वेट। ड्राई हीट में हम लोग क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इंसर्नेशन, जहाँ पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आउट करते हैं। या फिर यहाँ पर दूसरा हो सकता है ड्राई फ्लेम भी, यहाँ पर डायरेक्टली फ्लेम के अंदर ही हम लोग डालते हैं। और ये, या फिर ड्राई ओवन, या फिर यहाँ पर लाइफोलाइजेशन। वेट में मोस्टली हम लोग को पढ़ना है क्या, तो वेट के अंदर, वेट वाले में पढ़ना है ऑटोक्लेव जो अंडर प्रेशर होगा। इसके अलावा यहाँ पर बॉइलिंग वाटर हो सकता है। तो बॉइलिंग वाटर में समझ रहे हैं आप, वाटर को बॉयल कर दो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तो ये 100 डिग्री पर आप बॉइलिंग वाटर को यूज़ कर रहे हो। तो ये दूसरा मेथड हो गया ये। तो इतना आपको हीट के अंदर समझना है। अब आ रहे हैं दूसरा, जो कि यहाँ पर रेडिएशन है। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा वाला, कौन सा, रेडिएशन। रेडिएशन डिस्क्राइब ए फिजिकल फेनोमेनन विच अकर व्हेन मैटर रिलीज आइदर एनर्जी और एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यहाँ पर रेडिएशन हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस, क्योंकि ये केमिकल, ये क्या करता है, सेल को डिसरप्ट कर देता है बाय डिसरप्टिंग देयर स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये आयनाइज कर देता है और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। यहाँ पर हम लोग जनरली दो तरह का देखते हैं, एक आयनाइजिंग फॉर्म जिसको हम लोग एग्जाम्पल उसका लेते हैं गामा और एक्सरे रेडिएशन, और दूसरा होता है नॉन आयनाइजिंग फॉर्म दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो यहाँ पर अगर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में दो तरीके का होता है, एक होता है यहाँ पर आयनाइजिंग और एक होगा नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं एक्सरे
और गामा रेडिएशन, और नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेडिएशन। ये डीनेचर, ये दोनों मिलकर डीनेचर कर देते हैं प्रोटीन को या डीएनए को डैमेज कर देंगे। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली ये डाइमर फॉर्म करता है। किसका डाइमर? थायमीन का, थायमीन डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको ठीक किया जा सकता है फोटो रिएक्शन की वजह से। फोटो रिएक्शन मेथड होता है जिसमें थायमीन डाइमर को ठीक किया जाता है। तो इसीलिए अल्ट्रावायलेट को हम लोग कंप्लीट स्टेलाइजेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ये डिसइंफेक्टेंट सही है। लेकिन ये क्या कर सकता है? ये कंप्लीट स्टेलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से, क्योंकि रेडिएशन अगर किसी बॉडी पर या सरफेस पे फॉल करता है तो वो क्या करता है? हाई टेम्परेचर कॉज करता है। तो हाई टेम्परेचर ड्यू टू रेडिएशन, ये रेडिएशन होता है। तो यहाँ पर एक्सेस जब हीट एनर्जी जनरेट करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेथ हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर थर्मल डेथ टाइम का समझना, TDT, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेक टू किल ऑल द माइक्रोब्स इन ए सैंपल। और उसके बाद दूसरा एक टर्म है डेसिमल रिडक्शन फैक्टर, जहाँ पर अमाउंट ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफिक हीट, कितना टाइम लगेगा एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर हीट पर, जो कि 10 फोल्ड रिडक्शन हो जाएगा उसका। अब आ रहे हैं हम लोग केमिकल एजेंट पर, जहाँ पर हम लोग केमिकल को यूज़ करेंगे। तो केमिकल एजेंट टू ऑब्टेन स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो केमिकल मीन टू डिस्ट्रॉय द कंटामिनेंट। यहाँ पर 3 लेवल ऑफ केमिकल्स होते हैं। एक होगा वेरी हाई लेवल ऑफ जर्मिसाइडल विच एंडोस्पर्म को किल कर सकता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट जर्मिसाइडल जो किल करता है फंगल को, बस बैक्टीरिया को नहीं किल करता। और तीसरा होता है लो लेवल जर्मिसाइडल जो सिर्फ किल करता है वेजिटेटिव बैक्टीरिया और फंगल सेल्स को और सम वायरसेस को। तो ये 3 लेवल के होते हैं। सबसे पहला आ रहे हैं हेलोजेंस। ये जो जर्मिसाइडल है जो किल करता है पैथोजन को, उसमें पहला कैटेगरी हेलोजेंस। फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन आएगा। ये सब हेलोजेंस है। ये डेंजरस टू हैंडल है। ये सब माइक्रोसाइडल हैं। ये स्पोरोसाइडल को भी किल कर सकते हैं अगर लॉन्गर टाइम तक एक्सपोज किया जाए तो। क्लोरीन इसका फॉर्म है हाइपोक्लोराइट और क्लोरोएमाइंस। ये बेसिकली डीनेचर करता है प्रोटीन को और ब्रेक कर देता है उनके डाइसल्फाइड लिंकेज को, जिसकी वजह से इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है। दूसरा कैटेगरी आ रहे हैं फिनॉल्स का। यहाँ पर फिनॉल्स यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है। ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, प्रेसिपिटेट करा देता है प्रोटीन को। बैक्टीरियोसाइडल है, फंगिसाइडल भी है और वायरस को भी किल कर सकता है। लेकिन ये स्पोरोसाइडल नहीं है, जस्ट लाइक हेलोजन, ये स्पोरोसाइडल नहीं है। यहाँ पर एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है? सोप में हो सकता है ट्राइक्लोसैन, लाइजोल, ये सब इनके लाइजोल से क्वेश्चन आया हुआ है। लाइजोल में क्या रहता है? फिनॉल्स रहते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं तीसरा कैटेगरी विच इज अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल सॉल्यूशन यहाँ यूज़ करते हैं 70 to 95%। 70% इज़ बेटर देन 100% ड्यू टू मोर डाइल्यूटिव इफेक्टिव। तो यहाँ पर 70% इथेनॉल, ये बहुत बार पूछा हुआ कि इथेनॉल इज़ मोर इफेक्टिव देन 100%। वाई इट इज सो? क्योंकि 70% इथेनॉल बहुत ईजिली पेनिट्रेट कर जाएगा, ईजिली पेनिट्रेट, और ये लॉन्ग टर्म तक सरफेस पर रहेगा। क्योंकि अगर 100% इथेनॉल हम लोग रखेंगे तो ये सिर्फ इथेनॉल ही रहेगा, और इथेनॉल का बहुत फास्ट एवोपरेट करता है ये इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत क्विकली एवोपरेट करेगा। तो ये इफेक्टिवनेस नहीं कॉज करेगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस के लिए टाइम एक्सपोजर भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम एक्सपोजर इसका इंक्रीज तभी कर सकते हैं जब इसको डाइल्यूट करके वाटर के साथ रखें और वाटर इसको होल्ड करके रखे सरफेस पर, जिसकी वजह से ये किलिंग इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। तो ये क्या करता है? ये डिसॉल्व कर देता है मेम्ब्रेन लिपिड को, कोएगुलेशन प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है, यानी प्रेसिपिटेट कर देता है। वेजिटेटिव बैक्टीरिया सेल और फंजाई को किल कर देता है। अच्छा, यहाँ पर एक्शन डिपेंड, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे ही उसके बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन ये जनरली बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल नहीं होते हैं। अब आ रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग यहाँ पर, जिसको हम लोग H2O2 बोलते हैं, ये वीक हो सकता है 3% और स्ट्रॉन्ग हो सकता है 35% यहाँ तक। ये हाईली रिएक्टिव
हाइड्रोक्सिल है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है जो डैमेज करता है प्रोटीन को और डीएनए को और डिकम्पोज कर देता है O2 गैस को। तो टॉक्सिक टू एनारोब्स, ये एनारोब्स के लिए टॉक्सिक है। जो एनारोब्स बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है और उनको किल कर, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में इसको यूज़ करें तो ये स्पोरोसाइटल है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड डिटर्जेंट एंड सोप सॉल्यूशन, तो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्वाट्स। क्वाट्स है क्वाटरनरी एमोनियम कॉम्पाउंड्स, जो सरफेक्टेंट की तरह काम करेगा और ये अल्टर करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन को, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड के होता है और ये भी लिपिड का होगा, तो ये डिज़ोल्व कर देगा उस लिपिड को। और किसके? बैक्टीरिया और फंजाई के। तो जनरली इसको हॉस्पिटल क्लीनर को यूज करते हैं, लेकिन ये स्पोरोसाइडल नहीं है। नेक्स्ट आ रहे हैं हेवी मेटल्स। हेवी मेटल्स में सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर और मर्क्यूरी बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जो कि वेजिटेटिव सेल्स को किल कर देता है, लेकिन ये स्पोर को किल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट या थिमरेसोल्स, मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आ रहे अल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। ये किल एवरीथिंग बाय क्रॉस लिंकिंग एंड अल्कलाइटिंग प्रोटीन एंड डीएनए। ग्लूटाल्डिहाइड इन 2% सॉल्यूशन इज स्टेरिलाइज्ड फॉर हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। तो हीट सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हीट से हम लोग स्टेलाइज नहीं कर सकते, ग्लूटाल्डिहाइड के सॉल्यूशन में उसको रखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव भी है, टॉक्सिक लिमिटेड यूज़ है और ये हम लोग कॉमनली हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आ रहे हैं जो कि गैस फॉर्म कर सकता है। तो ये अभी तक क्या था? सब लिक्विड वाले फॉर्म थे, लिक्विड वाले। तो लिक्विड वाले फॉर्म में क्या क्या आया? एक तो आया हेलोजन वाला, दूसरा आया हम लोग का इथेनॉल वाला, अल्कोहल के फॉर्म, और तीसरा आया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटर्जेंट के वाले आए फॉर्म। और उसके बाद में कौन सा आया? उसके बाद में हेवी मेटल्स। तो ये कुछ फॉर्म याद रखना है, हेलोजेंस, इथेनॉल, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटर्जेंट एंड मेटल्स। इसमें हेलोजन ही सिर्फ ऐसा है, हेलोजन और H2O2 जो स्पोरोसाइडल है, बाकी सब वेजिटेटिव सेल्स को ही सिर्फ किल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पर गैस वाले। दूसरा क्या होता है? गैस का फॉर्मेशन। तो गैस वाले में इथिलीन ऑक्साइड या प्रोपिलीन ऑक्साइड, बैक्टीरियोप्रोपिनोलैक्टोन्स और क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइटिंग एजेंट है, स्पोरोसाइडल भी है और ये इक्विपमेंट को या बेडिंग को या डिस्पोजेबल के लिए, स्टेलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारे मेम्ब्रेन और स्किन के लिए। ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, यानी कैंसर भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड और फूड प्रिजर्वेटिव, ये यहाँ से क्वेश्चन फिर रहता है कि फूड प्रिजर्वेटिव में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यहाँ पर फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब फूड में डालते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं SO2 या सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड। इसके अलावा प्रोपेनोइक एसिड या कैल्शियम प्रोपिनेट नाइट्रेट और नाइट्राइट भी यूज़ होता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव के लिए। ऑल्दो अब फिजिकल और केमिकल के अलावा ये थर्ड वाला जो है मैकेनिकल, ये नहीं पढ़ना, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन यहाँ पर हम लोग स्टेराइल फिल्टर यूज़ करते हैं टू ब्लॉक बैक्टीरिया और वायरस। तो ये एक फ़िल्टर हम लोग किसी कंटेनर के ऊपर लगा देंगे, फ़िल्टर, ये फ़िल्टर आता है और अगर इसके ऊपर सॉल्यूशन पास करेंगे तो अगर यहाँ पर वायरस या बैक्टीरिया होगा तो ये यहीं पर फंस जाएंगे, ये अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, ये फ़िल्टर आउट हो जाएंगे और जो अब सॉल्यूशन अंदर की तरफ गया है वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस होगा। तो ये 100% स्टेलाइज होते हैं। इनिशियल स्टेज में पहले ज़माने में हम लोग इसको फिल्ट्रेशन के लिए क्या यूज़ करते थे? ड्राई कॉटन, क्योंकि ड्राई कॉटन से एयर पास जो होके जाता है वो फ्री फ्रॉम एनी पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट और लेस इसी के साथ में हम लोग ये भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर मोस्टली आपको ये 2-3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेबल जो है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको समझ लिया तो इसी से मोस्टली क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा कुछ कैलकुलेशन रहेगा
इस वाले डी, जेड और एफ वैल्यू से। जो नेक्स्ट सेशन में अगर मिला मुझे टाइम तो मैं इसके ऊपर में मैं कुछ क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कर लूँगा। तो बस आज के वीडियो में इतने ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।